नमस्कार दोस्तों। कल देखिए अपन ने व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, गद्य और पद्य की प्रमुख विधियाँ और वाचन शिक्षण से संबंधित प्रमुख विधियों का अध्ययन किया था। तो आ- इस वीडियो में अपन आगे जो अन्य जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अन्य शिक्षण विधियाँ। पहली है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि के अंतर्गत देखिए दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत द्वितीय भाषा पढ़ाते इसमें प्रत्येक शब्द का या फिर प्रत्येक वाक्य का बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। इसीलिए इसे व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से जाना जाता है। यानी बच्चे को दूसरी जो अपन भाषा पढ़ाते हैं उस भाषा के प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य का बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। साथ ही साथ में उस भाषा का व्याकरण भी बच्चे को पढ़ा दिया जाता है। जो बच्चा जो भाषा सीखना चाहता है उसका व्याकरण भी बच्चे को पढ़ा दिया जाता है। अतः व्याकरण और अनुवाद दोनों एक साथ प्रयोग होने के कारण इसे व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि के प्रतिपादक गोपाल कृष्ण भंडारकर माने जाते हैं, इसलिए इस विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण भंडारकर भंडारकर विधि के नाम से किस विधि को जाना जाता है, तो व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि भाषा शिक्षण की सर्व प्राचीन विधि है, यानी भाषा सीखने की सबसे प्राचीन विधि है। अतः इसको परंपरागत विधि या नेचुरल मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, भाषा की परंपरागत विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। व्याकरण विधि के पद और सोपान कौन कौन से हैं देखिए। इस विधि का प्रयोग करने शिक्षक को निम्न 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान करवाना, यानी बस अपन द्वितीय भाषा पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे को द्वितीय भाषा के व्याकरण का भी अपन को ज्ञान करवाना पड़ता है। प्रथम भाषा के प्रत्येक वाक्य अनुच्छेद का द्वितीय भाषा में अनुवाद करना होता है। द्वितीय भाषा के प्रत्येक वाक्य अनुच्छेद का बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद करना होता है और शब्दकोश में वृद्धि करना। ये मुख्य इसके पद चरण या सोपान होते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि के गुण। इस विधि के अंतर्गत द्वितीय भाषा के प्रत्येक शब्द का मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है, जिससे कि छोटे बच्चे भी सरलता से दूसरी भाषा को आराम से सीख जाते हैं। ठीक है ना, ये सीख शब्द है ना, इसमें सी बड़ी आएगी, ध्यान रखना। सीख जाते हैं, है ना। ये सिख है, सिख नहीं, सिख तो सिख धर्म होता है, वो होता है सीख मतलब सीखना। ये तो इसका महत्वपूर्ण गुण होता है कि प्रत्येक वाक्य प्रत्येक शब्द का जब अनुवाद कर दिया जाता है तो छोटे बच्चे भी दूसरी भाषा को आसानी से सीख लेते हैं। इसके दोष ये होते हैं कि किसी भी भाषा का बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद कर देने से उसकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। जैसे अपन संस्कृत पढ़ा रहे हो, संस्कृत के बीच में मारवाड़ी बोल रहे हैं तो संस्कृत का कोई औचित्य ही नहीं रहता। उसका जो मूल भाव है, मूल जो रस है, मूल जो सिद्धांत हैं, वो सारी की सारी मौलिकता उसकी नष्ट हो जाएगी। एवं प्रत्येक शब्द का अनुवाद करना भी संभव नहीं हो पाता है। आई बात समझ में। अब दूसरी विधि है प्रत्यक्ष विधि। इसलिए व्याकरण अनुवाद विधि बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, याद रखना। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि के अंतर्गत जो भी भाषा पढ़ाई जाती है उस भाषा का मातृभाषा में बिल्कुल भी अनुवाद नहीं किया जाता है। जो भी भाषा, जैसे अपन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में ही सब कुछ चलेगा, नहीं कि उसमें हिंदी का कोई भी वर्ड यूज नहीं कर सकते अपन। द्वितीय भाषा को पढ़ाते समय केवल द्वितीय भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग भी प्राचीन काल से होता आ रहा है, यानी चला आ रहा है, परंतु शिक्षण विधि के रूप में सन 1901 और एक ईस्वी में फ्रांस के एक विद्वान थे गुइन, उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था। सन 1901 ईस्वी में फ्रांस के विद्वान गुइन ने इस विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि के अंतर्गत बालक भाषा का वास्तविक और मौलिक ज्ञान प्राप्त करता है। तो देखिए, इंग्लिश पढ़ाते इसमें अपन इंग्लिश बोलेंगे तो बच्चा अपने अनुकरण के माध्यम से इंग्लिश की उसको सीखेगा, तो उसमें मौलिकता बनी रहेगी, प्रभावकता रहेगी, एक प्रभाव रहेगा पढ़ाने में। अतः भाषा शिक्षण की प्राकृतिक विधि यानी से नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष विधि को किस नाम से? नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष विधि के गुण देखिए। प्रत्यक्ष विधि के गुण हैं, प्रत्यक्ष विधि को वैसे विकसित बकौल महोदय के द्वारा किया गया था। केवल द्वितीय भाषा का प्रयोग किए जाने के कारण इस विधि में मौलिकता प्राप्त होती है तथा इसके भाषण कौशल में स्पष्टता और धारा प्रवाहिता भी बनी रहती है। यानी प्रत्यक्ष विधि में जब द्वितीय भाषा का अपन प्रयोग करते हैं तो जिस कारण जो भाषा में मौलिकता भी बनी रहती है और भाषण कौशल में स्पष्टता और धारा प्रवाहिता भी बनी रहती है। दोस्त, भारत में 20वीं शताब्दी में
इस विधि का प्रतिपादन देखो, भारत में प्रत्यक्ष विधि का प्रतिपादन फ्रीजर महोदय ने मुंबई में प्राथमिक स्तर के बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए इस विधि का उपयुक्त प्रयोग किया था। ये विधि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, क्योंकि कोई भी भाषा जब द्वितीय भाषा के माध्यम से अध्ययन कार्य करवाया जाता है तो बच्चे को समझने में बहुत कठिनाई होती है। दूसरी बात, अगर अनुवाद नहीं करेंगे तो बच्चा किसी भी दूसरी भाषा के शब्द को समझने में अपने आप को उपयुक्त नहीं समझ पाता है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत मातृभाषा का तनिक भी प्रयोग नहीं किया जाता है और विद्यार्थी बिना मातृभाषा के प्रयोग किए बिना द्वितीय भाषा को नहीं सीख सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ, यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं कि प्रत्यक्ष विधि के विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? बकौल महोदय को। इनका नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। भारत में इस विधि का प्रयोग फ्रीजर नामक एक विद्वान थे, पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने मुंबई में किया था। प्राथमिक स्तर के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती है। व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि दोनों का साथ साथ में प्रयोग करना, मतलब देखो, व्याकरण अनुवाद विधि में शिक्षण की मुख्य इकाई शब्द मानी जाती है, क्योंकि प्रत्येक शब्द का बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष जो विधि है इसमें शिक्षण की मुख्य इकाई वाक्य मानी जाती है। ठीक है ना? इसमें पूरा वाक्य द्वितीय भाषा में बोला जाता है। अर्थात व्याकरण अनुवाद विधि में प्रत्येक शब्द का अनुवाद करके पढ़ाया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें संपूर्ण वाक्य शिक्षक के द्वारा बोला जाता है और बच्चे होते हैं वो शिक्षक का अनुकरण करके द्वितीय भाषा को सीख जाते हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से होती है द्विभाषी पद्धति। इस विधि का प्रतिपादक सीजे डॉटसन महोदय माने जाते हैं। अच्छी विधि है, कई बार पूछा जाता है प्रश्न इनका। तो देखिए, द्विभाषी पद्धति, यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि एवं प्रत्यक्ष विधि, इन दोनों विधियों के मध्य सेतु का कार्य करती है। ये सेतु का कार्य यूं करती है मित्रों कि जो शिक्षण कार्य होता है वो तो द्वितीय भाषा में चलता रहता है, परंतु कठिनाई पर यदि किसी शब्द में कठिनता नजर आती है, शिक्षक को या बच्चों को कठिनता महसूस होती है, तो वहाँ पर उसका बच्चे का मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है, जबकि शेष जो शिक्षण कार्य है वो द्वितीय भाषा के माध्यम से ही करवाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत कोई भी कठिन शब्द का यदि प्रयोग आता है तो बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद करके बता दिया जाता है एवं शेष अभ्यास कार्य द्वितीय भाषा के माध्यम से ही करवाया जाता है। इस विधि का प्रतिपादन है वेल्स राष्ट्र के विद्वान सीजे डॉटसन महोदय हैं। सीजे डॉटसन महोदय ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। तो सीजे डॉटसन महोदय का नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, सीजे डॉटसन महोदय हैं, इनका नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस विधि का प्रयोग करने से बच्चे को किसी भी भाषा को बिल्कुल सरलता से सीख सकते हैं, क्योंकि कठिनता की स्थिति आने पर मातृभाषा का प्रयोग हो जाता है एवं अभ्यास कार्य है वो केवल द्वितीय भाषा के माध्यम से होने के कारण भाषण कौशल में स्पष्टता और धाराप्रवाहिता का समावेश भी होता रहता है। तो एक तो सीजे डॉटसन महोदय का नाम अच्छे से याद रखना कि किस इस विधि के प्रतिपादक कौन है, सीजे डॉटसन महोदय। द्विभाषी पद्धति आई बात समझ में? व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि और द्विभाषी पद्धति, तीनों विधियां अच्छे से समझ में आई होंगी आपको। अभिकर्मित अनुदेशन, अब देखो अभिकर्मित अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभिकर्मित अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ होता है एक निश्चित क्रमानुसार किया गया निर्देशन, अर्थात इस विधि के अंतर्गत शिक्षक सर्वप्रथम अपने पाठ्यक्रम को, संपूर्ण जो पाठ्यक्रम होता है उसको छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर लेता है और छात्रों को व्यक्ति की भिन्नताओं को ध्यान में रख करके उन्हें पढ़ने का अवसर उपलब्ध करवाया जाता है। यानी संपूर्ण जो सिलेबस होता है उसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेता है और शिक्षक को पता होता है किस विद्यार्थी को कौन सा चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, किसका वो अच्छे से जवाब दे सकता है, उसको उसके अनुसार ही वो पढ़ने की जो सामग्री वो उपलब्ध करवाता है, उन्हें अवसर देता है। छात्र पढ़ने के साथ साथ स्वयं अपने अधिगम की जांच भी करते जाते हैं, पढ़ने के साथ साथ अपने अधिगम की वो जांच भी करते रहते हैं। अब अभिकर्मित अनुदेशन का आविर्भाव। अभिकर्मित अनुदेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक चरण में सिडनी के एल प्रेसी नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, परंतु एक शिक्षण विधि के रूप में इसका प्रतिपादन 1954 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय है एक अमेरिका में, वहाँ के प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने किया था। अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया था। रूस ने क्या परिभाषा दी है अभिकर्मित अनुदेशन की? देखो, अधिगम के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के निर्देशन जो कि विद्यार्थी को एक नई सामग्री सिखाता है एवं अपने अधिगम को जांचने के लगातार अवसर उपलब्ध करवाता है, उसे अभिकर्मित अनुदेशन अथवा कभी कभी स्वचालित अनुदेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। ये परिभाषा है वो डॉक्टर रूसो के द्वारा दी गई है कि अधिगम के अंतर्गत यानी पढ़ते समय या सीखते समय विशेष प्रकार का जो निर्देशन दिया जाता है विद्यार्थियों को, एक नई सामग्री उसको सीखने को मिलती है एवं अपने अधिगम को जांचने का अवसर भी विद्यार्थियों को मिलता है और इसमें
अभिक्रमित अनुदेशन अथवा कभी कभी इसे स्वचालित अनुदेशन के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी छात्र स्वयं ही अपना आकलन इसमें स्वयं ही करते हैं। अपना जो जांचने का जो अवसर है वो विद्यार्थियों को स्वयं ही दिया जाता है। डॉक्टर एल कुक कहते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन स्व शिक्षण विधियों की एक व्यापकता को कहा जाता है, यानी स्व शिक्षण विधियों की व्यापकता को ही अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से पुकारा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के भेद। अभिक्रमित अनुदेशन को 5 भागों में बांटा गया। एक तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर पर चालित अभिक्रमित अनुदेशन और अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन। 5 तरीके का होता है अभिक्रमित अनुदेशन। अब देखिए, पहला अपन पढ़ते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। बहुत ही सरल भाषा में है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। इस अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षक संपूर्ण पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विभाजित कर देता है, यानी संपूर्ण पाठ होता है, जैसे अपन भी पाठ पढ़ते हैं तो उसको संपूर्ण पाठ को छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अपन बांट लेते हैं। तो उसी प्रकार रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में शिक्षक संपूर्ण पाठ्य पुस्तक होती है उसको छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विभाजित कर देता है। कक्ष में छात्रों को वे प्रश्न लगातार तब तक किए जाते हैं जब तक उन्हें एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, यानी जब तक उनको पूरा लेसन या पूरा पाठ याद नहीं हो जाए। इस प्रकार इस अनुदेशन में प्रश्नोत्तरी की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, प्रश्नोत्तरी की लंबी श्रृंखला बन जाएगी। इस अनुदेशन का प्रतिपादन 1954 में BF स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के आधार पर किया था। तो ये अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर कि BF स्किनर ने 1954 में क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अनुसार किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया था। तो ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन था, पूरी एक श्रृंखला बन जाएगी। अब शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तो इसमें शाखाएं बन जाएगी छोटी छोटी कक्षाओं में। इस अनुदेशन के अंतर्गत सर्वप्रथम छात्रों को कोई पद पढ़ने के लिए दे दिया जाता है एवं निर्धारित समाप्ति के बाद में उसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिए जाते हैं। जो छात्र प्रश्नों का सही उत्तर दे देता है उसको तो अगला पद पढ़ने को दे दिया जाता है, और एवं जो छात्र सही उत्तर नहीं दे पाता है उन्हें पुनः वही पद वापस पढ़ना पड़ता है। जैसे एक कक्षा है, उसमें छात्र बैठे, सभी छात्रों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं। इस समूह को वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए, इसने सही उत्तर नहीं दिए तो उन्हें वापस वही पद पढ़ने को मिला। इस समूह ने सही उत्तर दे दिया तो इसे दूसरा पद पढ़ने को दे दिया। इस समूह ने सही नहीं दिए तो वापस दे दिया। इस समूह ने सही उत्तर दे दिया तो इसे दूसरा पद पढ़ने को दे दिया। तो एक ही कक्षा में अलग अलग छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है पूरी कक्षा। इस प्रकार कक्षा में छात्रों की अनेक शाखाएं बन जाती हैं, इसलिए इस विधि को शाखीय अनुदेशन के नाम से जाना जाता है। इस विधि का प्रतिपादन है वो 1955 में एक इंजीनियर थे नॉर्मन एकाउंटर के द्वारा। नॉर्मन एकाउंटर एक इंजीनियर थे, उन्होंने अपने लड़ाकू विमानों की खराबी में सुधार करने के लिए अपने मजदूरों को प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रशिक्षण का प्रयोग है वो किया था, यानी अपने मजदूरों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि नॉर्मन एकाउंटर जो विद्वान थे उन्होंने लड़ाकू विमानों, जैसे ये लड़ाकू विमान है, इनके पार्ट्स को ठीक करने के लिए दिया, तो जिसने पार्ट सही कर दिए उसको तो दूसरे पार्ट दे दिए गए, जिसने नहीं किया उन्हें वापस वही पार्ट उपलब्ध करवा दिए। इसलिए एक शाखा अनेक शाखा सी एक कक्षा में बन गई। आई बात समझ में शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की। अब अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, ये उल्टे नियम पर चलता है। यह अनुदेशन शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत कार्य करता है, अर्थात सामान्यतः देखा जाए तो कोई भी शिक्षण कार्य जो है वो सरल से कठिन की ओर चलता है। कोई भी शिक्षण कार्य सरल से कठिन की ओर, जैसे अपन पहले बच्चा होता है उसको वर्ण का ज्ञान करवाते हैं, फिर शब्द का ज्ञान करवाते हैं, फिर अक्षर का ज्ञान करवाते हैं, फिर वाक्य का ज्ञान करवाते हैं, परंतु इसमें ये उल्टा चलेगा। ये ऐसे उल्टा चलेगा, देखिए इस अनुदेशन में कठिन से सरल की ओर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अनुदेशन है जो कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर चलता है। तो ये अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन चलता है, अर्थात इसमें कठिन तथ्यों को पहले स्पष्ट कर दिया जाता है। कठिन बातें होती है पढ़ाई के लिए, उनको पहले स्पष्ट कर देता है शिक्षक। कठिन तथ्यों को सीख जाने के बाद में सरल तथ्यों को छात्र स्वयं सीख जाते हैं। इसे गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस अनुदेशन का प्रतिपादन 1962 में थॉमस ए गिलबर्ट के द्वारा किया गया था, जो कि गणितीय तथ्यों को हल करने के लिए किया था। इसलिए इस अनुदेशन को मैथमेटिक अनुदेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस अनुदेशन के अंतर्गत कठिन तथ्यों को पहले सिखा दिया जाता है। कठिन तथ्य सीखने के बाद में सरल तथ्यों को छात्र अपने आप ही सीख जाता है। और इस अनुदेशन का प्रतिपादन 1962 में थॉमस ए गिलबर्ट के द्वारा किया गया था, जो गणितीय तथ्यों को हल करने के लिए किया गया था। इसलिए इसे मैथमेटिक्स अनुदेशन के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में।
कंप्यूटर पर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन, भाषा प्रयोगशाला विधि, यह बहुत अच्छी है, परीक्षा में पूछी जाती है कई बार। इस अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षक प्रत्यक्षतः कोई भी शिक्षण कार्य नहीं करवाता है, अपितु संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया कंप्यूटर के माध्यम से ही संचालित होती है। इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो शिक्षण काल से पूर्व की तैयारियां, शिक्षण काल से पूर्व की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत शिक्षक अपने विषय से संबंधित पाठ्यक्रम के लिए कंप्यूटर कार्यक्रम तैयार करता है एवं कंप्यूटर में उसे फीड कर देता है। शिक्षण काल से पहले शिक्षक होता है, वो संपूर्ण पाठ्य पुस्तक होती है, उसके अपने पाठ्यक्रम को कंप्यूटर में तैयार करके उसमें फीड कर देता है। और शिक्षण काल के दौरान अब छात्र होता है वो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है। इसके अंतर्गत छात्र कंप्यूटर कक्ष में जाकर के अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रम देखता है और विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। भाषा प्रयोगशाला विधि के आवश्यक अंग और उपकरण, ये अच्छे मोस्ट प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि भाषा प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत कौन कौन सी उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो श्रवण प्रकोष्ठ, कंप्यूटर कक्ष, नियंत्रण प्रकोष्ठ, परामर्शदाता प्रकोष्ठ, समगणक कंप्यूटर, दूरभाष, टेलीफोन और ध्वनि मुद्रण यंत्र यानी फैक्स मशीन, ये प्रमुख इसमें उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण हैं। इनको अच्छे से याद रखना। पूछा जा सकता है कि भाषा प्रयोगशाला विधि में कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है या नहीं। तो श्रवण प्रकोष्ठ ये है कंप्यूटर कक्ष, नियंत्रण प्रकोष्ठ ये परामर्शदाता प्रकोष्ठ, समगणक कंप्यूटर को बोलते हैं, दूरभाष टेलीफोन और ध्वनि मुद्रण यंत्र फैक्स मशीन। इस अनुदेशन का प्रतिपादन 1961 में लॉरेंस स्ट्रेलो नामक एक विद्वान ने डेलियर डेनिस के सहयोग से किया था। इस विधि का प्रतिपादन 1961 में लॉरेंस एम स्टेलो के द्वारा डेवियल डेनिस के सहयोग से किया था। इस विधि में विशेष तथ्य हैं कि इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम कंप्यूटर कार्यक्रम पैट्रिक स्पेस नामक एक शिक्षक के द्वारा गणितीय विषय को सिखाने के लिए तैयार किया था। इस विधि में सबसे पहले जो प्रयोग है वो कंप्यूटर कक्ष में, मतलब पैट्रिक स्पेस नामक एक शिक्षक थे, उन्होंने गणित विषय को सिखाने के लिए तैयार किया था। यह नाम बहुत अच्छे से याद रखना। भाषा प्रयोगशाला विधि में अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन, इस अनुदेशन के अंतर्गत संपूर्ण कक्षा कक्ष को छात्रों के अनुकूल बनाया जाता है। अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन जब नाम है तो संपूर्ण जो कक्षा होती है उसको छात्रों के अनुकूल बनाया जाता है। जब तकनीकी के समस्त संसाधनों का प्रयोग करके कक्षा कक्ष के छात्रों के अनुकूल बना करके तकनीकी के समस्त संसाधनों का प्रयोग किया जाता है और शिक्षण कार्य जब करवाया जाता है तो उसे अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। इस अनुदेशन का प्रतिपादन गॉर्डन पास्कल नामक एक विद्वान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गॉर्डन पास्कल नामक एक विद्वान के द्वारा अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया था। आई बात समझ में? भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रारंभ 1963 में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद में किया गया था। यह भी अच्छा कथन है कि भारत में अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग कब किया गया था, तो ध्यान रखना 1963 में इलाहाबाद के सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में किया गया था। आगे बात समझ में? अब देखिए अपन पढ़ते हैं दल शिक्षण, जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जब कक्षा कक्ष में एक ही समय में, जब कक्षा कक्ष होती है उसके एक ही समय में एक से अधिक शिक्षक परस्पर सहयोग करके शिक्षण कार्य करवाते हैं तो वह विधि दल शिक्षण विधि कहलाती है। यानी एक ही सब्जेक्ट का अनेक शिक्षक मिलकर के शिक्षण कार्य करवाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दल शिक्षण कहा जाता है। अर्थात किसी भी शिक्षक समूह के द्वारा एक साथ एक ही समय पर किया गया शिक्षण कार्य दल शिक्षण कहलाता है। एक ही समय में एक ही शिक्षण समूह के द्वारा एक ही कक्षा में करवाया गया शिक्षण कार्य क्या कहलाएगा? दल शिक्षण कहलाएगा। दल हो जाएंगे ना, एक ही कक्षा होगी, एक ही समय होगा, उसमें अनेक शिक्षक आ जाएंगे, 4-5 शिक्षक मिलकर के अगर शिक्षण कार्य करवाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? दल शिक्षण कहलाएगा। इस विधि का आविर्भाव सबसे पहले सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर कार्लो ओल्सन महोदय के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा कथन है, परीक्षा उपयोगी कथन है कि दल शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो सन 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर कार्लो ओल्सन महोदय के द्वारा किया गया था। परिभाषा देखो, कार्लो ओल्सन महोदय ने इसकी क्या दी है? अतिरिक्त ज्ञान और कौशल से युक्त 2 या 3 अध्यापक परस्पर सहयोग से मिलकर के किसी पाठ्य वस्तु की योजना तैयार करते हैं एवं एक ही समय में उसे एक ही कक्षा में प्रस्तुत करते हैं तो यह विधि दल शिक्षण विधि कहलाती है।
आशा करता हूँ कि परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी। कार्लो ओल्सन महोदय का कहने का मतलब है अतिरिक्त ज्ञान, क्योंकि एक तो एक शिक्षक का ज्ञान होगा, एक 2 या 3 शिक्षक मिलकर के अगर शिक्षण कार्य करवाएंगे तो अतिरिक्त ज्ञान और अतिरिक्त कौशल लगाएंगे अपने अपने। अतिरिक्त ज्ञान और अतिरिक्त कौशलों से युक्त 2 या 3 अध्यापक परस्पर सहयोग से मिलकर के किसी पाठ्य वस्तु की योजना तैयार करते हैं तो उस समय उसी एक ही कक्षा में जब प्रस्तुत करते हैं तो उसे ही दल शिक्षण कहा जाता है। दल शिक्षण का गठन देखिए कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं। इस विधि के अंतर्गत देखो कर्मचारियों की संख्या, एक संस्था प्रधान होता है, मुख्य विषय का अध्यापक होता है, एक सहायक अध्यापक होता है, एक प्रयोगशाला सहायक होता है जो विज्ञान जैसे विषयों के लिए, एक लिपिक होता है जो कि प्रयोगों के रूप में मतलब लेखा जोखा रखने के लिए, संपूर्ण जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें लेखा जोखा रखने वाला एक लिपिक होता है। तो इसमें 4 या 5 व्यक्ति एक साथ सम्मिलित होकर के शिक्षण कार्य करवाते हैं। इस विधि के गुण, इस विधि का प्रयोग करने से शिक्षकों और छात्रों में परस्पर सामूहिक भावना का विकास होता है, सहानुभूति की भावना का विकास होता है। परस्पर इसमें सहयोग करने की भी प्रवृत्ति बढ़ती है छात्रों और शिक्षकों में। छात्रों को अतिरिक्त एवं अधिक ज्ञान की प्राप्ति भी इसमें होती है। आई बात समझ में। इस विधि के अंतर्गत शिक्षकों और छात्रों में सामूहिक भावना का विकास होता है, परस्पर सहयोग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है और अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। छात्रों को अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति भी इसमें होती है। ये इसके गुण हैं, परंतु दोष भी है। भारत जैसा जो विकासशील राष्ट्र है उसमें एक से अधिक एक साथ एक कक्षा में एक से अधिक अध्यापकों की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं हो पाता है तथा विद्यालय की अन्य जो गतिविधियाँ होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं। आई बात समझ में। ये होता है दल शिक्षण। शिक्षकों में नकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना भी इसमें विकसित होती है या बढ़ती है। ये 3 इसमें मतलब दोष माने गए हैं। यानी विकासशील राष्ट्र है देश, इसमें ऐसी शिक्षकों की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है और विद्यालय की अन्य गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। तीसरी, इसमें शिक्षकों में नकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। दूरस्थ शिक्षा पद्धति, जिसको अपन कोटा खुला ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं ना, वो होती है दूरस्थ शिक्षा। तो देखो, दूरस्थ शब्द है दूर और अस्त शब्द के योग से बना है, अर्थात जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही दूर दूर स्थित होने पर शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं तो वह विधि दूरस्थ शिक्षा विधि कहलाती है। तो देखिए, इसमें ना तो शिक्षक पास में होता है ना ही छात्र पास में होता है, दोनों अलग अलग होते हैं परंतु दोनों ही शिक्षा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक प्रत्यक्षतः शिक्षण कार्य नहीं करता है, प्रत्यक्षतः शिक्षक शिक्षण कार्य नहीं करवाता है इसमें, अपितु वह अपने विषय संबंधी पाठ्य सामग्री को तैयार कर देता है और उस सामग्री को प्रिंट मीडिया, फिर पुस्तकों या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जैसे टीवी है, रेडियो है आदि के माध्यम से बच्चों तक पहुँचा सकता है। उसे ही क्या कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा। यानी प्रत्यक्षतः शिक्षक और छात्र इसमें नहीं मिलेंगे, बल्कि शिक्षक होता है अपनी शिक्षण सामग्री है वो प्रिंट मीडिया से, पुस्तकों से, समाचार पत्रों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी या रेडियो के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा दिया जाता है। यह विधि जो सेवारत और कामकाजी लोग होते हैं उनके लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। यानी जो कामकाज कर रहे हैं, जो नौकरी पेशा कर रहे हैं, उनके लिए काम किया है, क्योंकि वे अपने कार्यों में के साथ शिक्षा से भी जुड़े रहते हैं। यानी साथ नौकरी करते करते भी साथ में शिक्षा से वो लोग जुड़े रहते हैं। इससे ये विधि स्वयं शिक्षण विधियों में सम्मिलित की जाती है, यानी छात्र स्वयं ही पढ़ता है। इस विधि का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य निरंतर और आजीवन शिक्षा ग्रहण करना माना गया है। यानी इस शिक्षा का, यानी दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है निरंतर और आजीवन शिक्षा ग्रहण करना माना गया है। ये विधि वर्तमान में पत्राचार शिक्षण विधि के नाम से भी जानी जाती है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि दूरस्थ शिक्षा विधि का अन्य क्या नाम है, तो पत्राचार शिक्षण है। भारत स्तर के लिए इग्नू विश्वविद्यालय नई दिल्ली है। यानी पूरे भारत में अगर अपन देखें तो भारत स्तर में इग्नू विश्वविद्यालय है, जबकि राजस्थान में श्री महावीर विश्वविद्यालय कोटा इस शिक्षण विधि से शिक्षण कार्य करवा रहा है। ठीक है ना। कोटा खोला ओपन यूनिवर्सिटी जो अपन पढ़ते हैं ना, श्री वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। शिक्षार्थियों को तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है, इस विधि का मुख्य दोष है, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी प्रत्यक्षतः जुड़े नहीं रहते हैं तो छात्र के सामने अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसकी तुरंत प्रतिपुष्टि या तुरंत समाधान नहीं मिल पाता है। आई बात समझ में। दूरस्थ शिक्षा अच्छी तरीके से पर्यवेक्षण अध्ययन विधि, यह विधि परीक्षा में पूछे जाने योग्य विधि है, ध्यान से सुनना। यह विधि भी स्वयं शिक्षण विधियों के अंतर्गत शामिल की जाती है।
अर्थात इस विधि के अंतर्गत भी शिक्षक प्रत्यक्षतः कोई शिक्षण कार्य नहीं करवाता है। पर्यवेक्षण अध्ययन विधि में शिक्षक प्रत्यक्षतः कोई शिक्षण कार्य नहीं करवाएगा, अपितु छात्र स्वयं अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में जुड़े रहते हैं। इस विधि के में शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। पर्यवेक्षक यानी पर्यवेक्षक होता है वो मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। इस विधि में छात्रों को छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं छात्रों की, एवं छात्र अपने समूह में विचार विमर्श करके समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। यानी छात्र होते हैं उनके छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं। उन समूह में छात्र अपने अपने समूह में विचार विमर्श करते हैं। इस समूह में अगर किसी प्रकार की समस्या आ गई तो वो इस समूह से सहायता प्राप्त कर सकता है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं होता तब शिक्षक इनकी सहायता करेगा। किसी समूह के समक्ष यदि कोई समस्या उत्पन्न हो जाने पर दूसरे समूह से सहायता ले सकता है। वह यदि किसी समूह के द्वारा समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में शिक्षक उनका सहयोग करता है। यानी समस्या का समाधान किसी समूह में नहीं होगा तो शिक्षक तब जाके उनकी सहायता करेगा। अब बाइंडिंग एवं बाइंडिंग महोदय यह परिभाषा बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। बाइंडिंग एवं बाइंडिंग महोदय का कहना है कि पर्यवेक्षक अध्ययन विधि की परिभाषा देते हुए कहा है कि पर्यवेक्षक अध्ययन विधि से हमारा तात्पर्य अध्यापक के द्वारा किसी कक्षा अर्थात विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करना है जब स्वयं अपने मेजों या डेस्कों पर कार्य में संलग्न रहते हैं। तो देखो बाइंडिंग और बाइंडिंग महोदय ठीक कहते हैं। ऐसे एक कक्षा के 5-6 समूह बना दिए। अब इस समूह में विद्यार्थी अपनी जो पाठ्य सामग्री है उसमें विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर इस समूह समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस समूह से सहायता लेते हैं, इस समूह से नहीं हुआ तो इससे। अब किसी से भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो शिक्षक उनकी क्या करता है, सहायता कर देता है। तो बाइंडिंग और बाइंडिंग महोदय यही कहते हैं कि इस विधि से हमारा तात्पर्य है कि अध्यापक के द्वारा किसी कक्षा अर्थात विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करना है। शिक्षक सिर्फ निरीक्षण करता है जब स्वयं छात्र अपने मेजों और डेस्कों पर कार्य में संलग्न रहते हैं। अपने अपने समूह में वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के गुण देखिए। इस विधि में बालकों में सामूहिक भावना का विकास होता है। इस विधि में बालक स्वयं सीखने का अवसर भी प्राप्त होता है। ये विधि सामाजिक और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर कार्य करती है जिससे बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। ये प्रमुख इसमें गुण होते हैं, जबकि इसके दोष भी होते हैं। इस विधि का प्रयोग करने से विद्यालय की अन्य गतिविधियां प्रभावित होंगी। प्रत्येक प्रकार की विषय वस्तु को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि उन्हें शिक्षक की कहीं ना कहीं आवश्यकता अवश्य पड़ती है। छात्रों को कहीं ना कहीं शिक्षक की आवश्यकता है वो अवश्य पड़ती है। ये होती है पर्यवेक्षक अध्ययन विधि। इकाई विधि। इकाई विधि देखिए, किसी पाठ्य वस्तु या किसी प्रकरण का संपूर्ण योजना निर्माण करना ही इकाई योजना के नाम से जाना जाता है। यानी पूरी पाठ्य वस्तु होती है या किसी प्रकरण का संपूर्ण योजना का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, इकाई योजना के नाम से जाना जाता है। अर्थात किसी प्रकरण विशेष को पढ़ाने के लिए शिक्षक के द्वारा उसके संपूर्ण पक्षों पर एक साथ जोर या फिर विचार किया जाता है, वही इकाई विधि कहलाती है। इनकी परिभाषाएं अच्छे से याद रखना, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। C.D. वुड महोदय के अनुसार इकाई किसी भी पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु विषय क्षेत्र प्रयोगात्मक बालकों एवं विज्ञानों का उपविभाजन इकाई विधि कहलाती है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए परिभाषा को कि इकाई किसी भी पाठ्य वस्तु यानी इकाई होती है किसी पाठ्य वस्तु या पाठ्य वस्तु विषय क्षेत्र प्रयोगात्मक या बलाओं एवं विज्ञानों का उपविभाजन, यानी पूरी जो पाठ्य सामग्री होती है उसको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, उसे ही इकाई विधि के नाम से जाना जाता है। थॉमस एम रिस्क क्या कहते हैं, इकाई किसी समस्या या फिर योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या फिर एकता को प्रकट करता है। यानी कोई इकाई योजना होती है वो किसी समस्या या फिर योजनाओं से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या फिर एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि के प्रमुख चरण पद या सोपान। तो देखिए इकाई विधि का प्रयोग करने पर एक ही शिक्षक को मुख्यतः निम्न 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले होती है जांच या अनुसंधान से, फिर प्रस्तुतिकरण से, फिर आत्मीकरण या उसका क्रियान्वयन से, फिर सुव्यवस्थीकरण से और फिर अभिव्यक्तिकरण यानी कथन से 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। अब देखिए जांच या अनुसंधान। इकाई विधि में जांच, इस चरण के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा पता लगाया जाता है कि संपूर्ण प्रकरण को किस प्रकार विभाजित किया, यानी संपूर्ण जो प्रकरण है पूरा एक जो चैप्टर है उसको छात्रों ने किस विभाग से किस तरीके से उसको विभाजित किया जा सकता है एवं उसको कब कक्ष में कब और कैसे इसको प्रस्तुत करना होता है। ये तो जांच। अब देखिए
प्रस्तुतिकरण, उसको प्रस्तुत कैसे करना, संपूर्ण प्रकरण की लिखित योजना तैयार करना और उसको कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करना ही प्रस्तुतिकरण कहलाता है। यानी संपूर्ण प्रकरण है उसकी लिखित योजना तैयार की जाती है सबसे पहले, उसके बाद में उसको कक्षा कक्ष में किस प्रकार से प्रस्तुत करना होता है वही प्रस्तुतिकरण कहलाता है। आत्मीकरण या नवीनीकरण, इकाई प्रस्तुतिकरण के समय छात्रों के द्वारा उसके विभिन्न शिक्षण विधियों को ग्रहण या फिर आत्मसात करना ही आत्मीकरण कहलाता है। सुव्यवस्थीकरण, एक इकाई में विभिन्न शिक्षण विधियों का सही क्रम में व्यवस्थित करना एवं उनके आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करना ही सुव्यवस्थीकरण कहलाता है। फिर अभिव्यक्तिकरण या कथन, अभिव्यक्तिकरण या कथन इकाई को प्रस्तुत करने के बाद छात्रों के विचारों को जानना या फिर उसका मूल्यांकन करना ही अभिव्यक्तिकरण कहलाता है। इस विधि के गुण, किसी भी संपूर्ण प्रकरण का सुव्यवस्थीकरण में विभाजन कर दिए जाने से छात्रों को विषय वस्तु ग्रहण करने में सफलता मिल जाती है। ये तो इनका प्रमुख गुण होता है। कोई संपूर्ण इकाई होती है, संपूर्ण पाठ होता है, उसको छोटी छोटी इकाई में विभाजित कर देंगे तो सीखने में बच्चों को सरलता मिलती है। इकाई योजना बनाने के लिए अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर क्रम बदल दिए जाने पर छात्रों की विषय वस्तु का पूर्ण एवं व्यवस्थित ज्ञान होता है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। पूर्ण और व्यवस्थित ज्ञान छात्रों को नहीं मिलेगा अगर उसका थोड़ा सा भी क्रम बदल दिया जाएगा तो। यह होती इकाई विधि। व्यतिरेक विधि, यह विधि खेल शिक्षण सिद्धांत पर आधारित विधि मानी जाती है। इस विधि का प्रयोग दो भाषाओं को तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है। एक खेल शिक्षण पर आधारित होती है, दो भाषाओं को तुलनात्मक अध्ययन के लिए। सामान्यतः द्वितीय भाषा के शब्दकोश में वृद्धि करने के लिए यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि में कक्षा को दो समूहों में विभाजित कर दिया जाता है तथा दोनों समूहों को एक दूसरे के बोले गए शब्दों को अर्थ को प्रस्तुत करना होता है और अंत में जिस समूह के द्वारा सर्वाधिक सही उत्तर दिए जाते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। सामान्यतः आप देखो जैसे अंताक्षरी वगैरह होती है ना, उसको ही बोलते हैं जैसे बाल सभा। हमारे विद्यालय में शनिवार को होने वाली बाल सभाओं के अंतर्गत आयोजित अंताक्षरी प्रतियोगिता इसी पर आधारित होती है, उसे व्यतिरेक विधि कहते हैं। तो देखो अंताक्षरी में क्या होता है कि एक समूह बोलता है, उसके बाद में दूसरा समूह उसका जवाब देता है, फिर दूसरा समूह जो बोलता है उसके अंतिम अक्षर का वो पहला समूह जवाब देता है, ऐसे चलता रहता है। ये होती है व्यतिरेक विधि। प्रदर्शन विधि, तो देखिए प्रदर्शन विधि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कुछ तथ्य इस प्रकार से भी आ जाते हैं जिसको केवल व्याख्या के द्वारा प्रकट करके नहीं समझाया जा सकता, बल्कि ऐसे तथ्यों को प्रदर्शन करने की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए किसी चित्र, चार्ट या फिर मॉडल आदि का प्रयोग की आवश्यकता भी होती है। अतः कक्षा कक्ष में इस सामग्रियों का प्रयोग करना ही प्रदर्शन विधि कहलाती है। यानी कुछ तथ्य ऐसे होते हैं चैप्टर में, पाठ में, जिसको केवल मतलब अपन व्याख्या के द्वारा प्रस्तुत नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए चित्र, चार्ट या मॉडल की आवश्यकता भी अपन को पड़ती है। किसी विषय वस्तु को देख करके प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है। यानी अपन किसी विषय वस्तु को देख करके, जैसे आपको समझाऊं, जैसे अपन ने अरावली पर्वतमाला पढ़ ली, उसको अपन ने अच्छे से रट लिया, समझ लिया, परंतु अगर अरावली पर्वतमाला का अपन ने भ्रमण करके आ गए ना, वहाँ पर उसको देख करके आ गए, तो अपन किसी भी हालत में उस चीज़ को बोल नहीं सकेंगे, तो वो ज्ञान स्थायी होता है। अतः छात्रों की रुचि बनाने के लिए एवं ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रुचि प्रदान करने के लिए और ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए। जैसे आप फिल्म देखते हो तो फिल्म आपको काफ़ी समय तक याद क्यों रहती है? क्योंकि वो आप अच्छी तरीके से समझते हो, उसको देखते हो। व्याख्या तो साथ में होती है, परंतु उसके डायलॉग्स वगैरह इसलिए नहीं आप भूल पाते हो। हार्वर्ड की पाठ्य योजना बहुत अच्छा चैप्टर है, अक्सर यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो देखो हार्वर्ड ये पंचपदी, किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए किसी शिक्षक के द्वारा एक दिन के लिए जो योजना तैयार की जाती है उसे ही पाठ योजना के नाम से जाना जाता है। यानी एक शिक्षक होता है, कक्षा में आता है, अपने पूरे दिन के लिए पढ़ाने के लिए एक पाठ के लिए एक योजना तैयार करता है, उस योजना को ही पाठ योजना कहते हैं। IV डेविस महोदय ने पाठ योजना की क्या परिभाषा दी है, ये परिभाषाएं अच्छे से याद रखना। उन्होंने परिभाषा दी है कि शिक्षण प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का आलेख पाठ योजना कहलाती है। शिक्षण प्रक्रिया का जो व्यवहारिक पक्षों का आलेख है उसे ही पाठ योजना कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहते हैं, इस विधि के प्रतिपादक थे। हर्बर्ट स्पेंसर हैं, वो पाठ योजना विधि के प्रतिपादक थे, इसलिए हर्बर्टीय विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी पाठ योजना को हर्बर्टीय विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत 5 पद प्रयुक्त होते हैं, इसलिए हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विधि के अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर ने तो 4 पद ही प्रयुक्त किए थे, स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि, परंतु उनके एक शिष्य थे जिल्लर। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर के एक शिष्य जिल्लर के द्वारा स्पष्टता
नामक जो प्रथम पद है उसको दो भागों में विभाजित कर दिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में। स्पेंसर की एक अन्य शिष्य थे रिन, उन्होंने इन दोनों के बीच में एक उद्देश्य कथन और जोड़ दिया गया था। तो आगे चल करके इन दोनों शिष्यों ने मिलकर के पाठ्य योजना में 5 पद बनाए थे। पूर्व तैयारी, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, तुलना और सामान्यीकरण। ठीक है, ये 5 पद होते हैं हर बटी पंचपदी में। पांचवा मूल्यांकन देखो, पाठ्य योजना प्रचरण सोपान। देखो सबसे पहले अपन पाठ्य योजना बनाते हैं तो विद्यालय का नाम, फिर कक्षा लिखते हैं, दिनांक है, फिर वार्या, कालांश भी लिखते हैं यहाँ पर साथ में, अवधि कितने समय का, विषय कौन सा और प्रकरण अपना कौन सा है। ये शुरू में अपन लेसन बनाते हैं तो ऊपरी ऊपर अपन को लिखना पड़ता है, जैसे अपन ने बीएड की थी तो ये सारे था। अब उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्य, अपेक्षित और व्यवहारगत परिवर्तन, ठीक है ना। और जैसे आपने लेसन बनाया था ठीक वही लेसन है पूरा का पूरा। फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य, पहचान करना और प्रत्याशमन कराना। अवबोधात्मक उद्देश्य, अर्थ ग्रहण करना। ज्ञानोपयोग उद्देश्य, ज्ञान प्राप्त और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना। कौशलात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्यों में कुशलताओं का विकास करना और विविध प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, जैसे रचनात्मक कार्य। सामान्य उद्देश्य, सहायक सामग्री। तो सामान्य सहायक सामग्री में देखियो चौक है, झाड़न, झाड़न डस्ट को बोलते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। और विशिष्ट सहायक सामग्री में मॉडल, चार्ट, चित्र ये होते हैं। और शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान ये होता है, मतलब अपना लेसन निर्माण करना, पाठ्य योजना। गद्य पाठ्य योजना में सबसे पहले देखिए प्रस्तावना आएगी, फिर उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन शिक्षक करेगा, अनुकरण वाचन छात्र करेंगे, 5 से 8 तक होंगे छात्र। काठिन्य निवारण यानी कठिन शब्द आ जाते हैं उनको शिक्षक बोर्ड पे लिख देता है श्यामपट्ट पे। बोर्ड का भी नाम श्यामपट्ट होता है, आजकल व्हाइट पट हो गया है ये। विचार विश्लेषण, व्याख्या विश्लेषण, बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, मौन वाचन, पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न 4 या 5 अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं जिनका जवाब एक ही शब्द में होता है। श्यामपट्ट सार, मूल्यांकन सार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गृह कार्य। गृह कार्य में निबंधात्मक प्रश्न 1 या 2 ही होते हैं, अधिकतम 2 और कम से कम 1, ये गृह कार्य दिया जाता है। ठीक है। अब पद्य पाठ योजना, ये तो गद्य थी। अब पद्य पाठ जैसे कविता वगैरह की, तो उत्प्रेरणात्मक उपक्रम, प्रस्तावना को कविता पाठ योजना के दौरान, पद्य पाठ योजना के दौरान उत्प्रेरणात्मक उपकरण कहा जाता है। पाठ्याभिसूचनक, ये उद्देश्य कथन को कहा जाता है पाठ्याभिसूचन। प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन शिक्षक 2 बार, कविता का आदर्श वाचन शिक्षक 2 बार करता है। अनुकरण वाचन, भाषाई अनुशीलन, भावानुभूति, सौंदर्यानुभूति। उपयोजना, उपयोजना के अंतर्गत पढ़ाई जा रही कविता से मिलीजुली समान भावों वाली किसी अन्य कविता को प्रस्तुत करना। संवेद वाचन संपूर्ण कक्षा के द्वारा किया जाता है। पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन और गृह कार्य। तो ये 2 शब्द है ना, इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। पद्य पाठ योजना उत्प्रेरणात्मक उपक्रम प्रस्तावना को कहते हैं, पाठ्याभिसूचन उद्देश्य कथन को कहते हैं। इनको अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। अनुकरण वाचन इसमें होता है वो संपूर्ण छात्र करते हैं, उसको संवेद वाचन नाम से जाना जाता है। अब तीसरी है व्याकरण पाठ योजना। व्याकरण पाठ योजना में प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, उदाहरण प्रस्तुतिकरण, नियमीकरण, पुनरावृत्ति और गृह कार्य। पाठ्य स्थापना, उदाहरण प्रस्तुतिकरण को पाठ्य स्थापना कहते हैं। अनुवाद पाठ योजना, अनुवाद पाठ योजना प्रस्तावना, मातृभाषा किसी भी अनुच्छेद के अनुवाद के लिए श्यामपट्ट पर लिखना या प्रस्तुत करना। प्रस्तुतिकरण, अनुच्छेद का मौन पठन करवाना छात्रों से, कठिन शब्दों का चिन्हीकरण करना और चिन्हीकृत शब्दों के पर्यायवाची या फिर अनुदित शब्द बतलाना। फिर बच्चों के द्वारा अनुच्छेद या फिर मौखिक अनुवाद करवाना, यानी जो अनुच्छेद लिखा उसका मौखिक अनुवाद करो, और शिक्षक के द्वारा सही अनुवाद श्यामपट्ट पर लिखना और गृह कार्य देना। ये अनुवाद पाठ योजना है। नाटक पाठ योजना में प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, पाठ का विकास, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति प्रश्न, मौन वाचन और गृह कार्य, ये चलते हैं। कहानी पाठ योजना, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, शिक्षक के द्वारा मौखिक कहानी कहना, छात्रों के द्वारा कहानी पाठ का वाचन करना और बच्चों से मौखिक कहानी सुनना। ये कहानी पाठ योजना है। प्रस्तावना पहले, फिर उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। शिक्षक पहले मौखिक कहानी कहता है, छात्रों को मौखिक कहानी पाठ का वाचन करवाता है और बच्चों से मौखिक कहानी सुनता है। अब सूक्ष्म शिक्षण, यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, जो कि आप सब बीएड में करके आए हो। ये सारा जितना मैटर चल रहा है वो अपन बीएड में पहले मतलब इससे गुजरे हुए हैं, इसलिए अपन को ये अच्छे से आराम से समझ में आएगा। तो देखो, सूक्ष्म शिक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटे छोटे तथ्यों का अध्ययन करवाना, अर्थात जिस शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक को विविध प्रकार के शिक्षण कौशलों का ज्ञान करवाया जाता है तथा सूक्ष्म शिक्षण विधि
कहलाती है। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छे से समझना। सूक्ष्म शिक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटे छोटे तथ्यों का ज्ञान करवाना, यानी छोटे छोटे तथ्य होते हैं उनका ज्ञान करवाया जाता है। अपन को छोटे छोटे प्रश्न पूछवाए जाते हैं वहाँ पर, उनका तथ्यों का अध्ययन करवाना। शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षण को विविध प्रकार के शिक्षण कौशलों का ज्ञान करवाना, अनेक प्रकार के अपन को शिक्षण कौशलों का ज्ञान करवाया जाता है, वही सूक्ष्म शिक्षण विधि कहलाती है। यह विधि छात्रों को पढ़ाने की विधि नहीं होकर के शिक्षकों को पढ़ाने की विधि मानी जाती है। इसमें छात्राध्यापक ही छात्र होते हैं, न कि कोई वास्तविक छात्र होते हैं। अब सूक्ष्म शिक्षण का आविर्भाव 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर डी एलन के द्वारा रॉबर्ट बुश व एचिसन के सहयोग से किया था। तो इस विधि का प्रतिपादन तो डी एलन ने किया था, परंतु इनके सहयोग थे रॉबर्ट ब्रूस और एचिसन। ठीक है। डी एलन ने सूक्ष्म शिक्षण की क्या परिभाषा दी है, देखिए। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार, पाठ की विषय वस्तु और समय व शिक्षण की जटिलताओं को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। यानी छोटी कर देती है कक्षा को, उसमें जो पढ़ाया जा रहा है चैप्टर उसको बिल्कुल उसकी जटिलताओं को दूर कर देती है और संक्षिप्तीकृत ही कक्षा शिक्षण विधि मानी जाती है। रॉबर्ट ब्रूस कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा की एक तकनीकी है जो किसी शिक्षक को भली भांति परिभाषित शिक्षण कुशलताओं में 5 से 10 मिनट सुनियोजित पाठ योजना के द्वारा व्यवहार में लाने का अवसर प्रदान करती है, वो होती है सूक्ष्म शिक्षण। एचिसन क्या देते हैं? अन्य साथियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण विधि अध्यापकों के प्रशिक्षण की यह विधि है जिसमें शिक्षण अभ्यास को कुछ विशिष्ट कौशलों तक सीमित कर दिया जाता है एवं कम समय में कम छात्रों वाली कक्षा में समय शिक्षण कार्य करवाया जाता है। कम समय में कम छात्रों के कक्षा के समक्ष शिक्षण कार्य करवाया जाता है, उसे ही सूक्ष्म शिक्षण विधि कहते हैं। तो ये 2-3 परिभाषाएं उनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि की अवस्थाएं देखिए। ज्ञानार्जन अवस्था, कौशलार्जन अवस्था और अंतरण अवस्था। ज्ञानार्जन अवस्था के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत विविध शिक्षण कौशलों के बारे में पुस्तकों के में अध्ययन करके सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है। कौशलार्जन में विविध प्रकार के कौशलों का प्रदर्शन करने की, इसके अंतर्गत अपने साथी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष खड़े होकर के विविध शिक्षण कौशलों का प्रदर्शन किया जाता है। अंतरण अवस्था, इसके अंतर्गत एक वास्तविक शिक्षक बनकर के वास्तविक छात्रों के समक्ष विविध शिक्षण कौशलों का व्यवहारिक प्रयोग इसमें किया जाता है, वो होती है अंतरण अवस्था। सूक्ष्म शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, यानी छात्र अपन स्वयं करके सीखते हैं, भूल जाते हैं और सुधार करने का सिद्धांत होता है, और बार बार इसमें अभ्यास करने का सिद्धांत होता है। यानी जब तक अपने में संशोधन नहीं हो पाता है, जब तक अपन अच्छे से टीचिंग नहीं करवा सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं, तब तक अपन को बार बार उसका अभ्यास से करवाया जाता है। छात्रों की संख्या देखिए 5 से 10 तक होती है। इसमें वास्तविक छात्र वही होते हैं, देखो छात्रों के रूप में वास्तविक छात्र नहीं होते हैं, बल्कि अपने साथी प्रशिक्षणार्थी जो होते हैं, जो सबसे आगे की पंक्ति में बैठे हुए साथियों को ही छात्र के रूप में माना जाता है। इसमें वास्तविक छात्र नहीं होकर के अपने साथी प्रशिक्षणार्थी होते हैं, जो आगे की पंक्ति में बैठे रहते हैं, उन्हें ही छात्र माना जाता है। पर्यवेक्षक इसमें 1 या 2 होते हैं, बल्कि इन छात्रों को छोड़ करके पीछे जितने भी छात्र बैठे रहते हैं ना, अपने साथी प्रशिक्षणार्थी, वो भी पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हैं। अपने साथी प्रशिक्षणार्थियों में से जिनको छात्र के रूप में मान लिया गया, उनको छोड़कर सभी साथी पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हैं। इसमें समय 5 से 10 मिनट का होता है। शिक्षण कार्य 6 मिनट का ही होता है। इसमें प्रतिपुष्टि 6 मिनट की होती है। पुनः नियोजन दोबारा अगर अपन को करवाना होगा तो 12 मिनट का समय लेगा। पुनः प्रशिक्षण फिर 6 मिनट का होगा। पुनः प्रतिपुष्टि 6 की, कुल टोटल 36 मिनट का समय होता है इसमें। ठीक है। इस विधि का प्रयोग करने से शिक्षण की जटिलताओं को दूर किया जाता है, क्योंकि अपने मन में जो झिझक होती है, जो मन में एक शंका होती है, वो निकल जाती है। प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। जब अपन वहाँ पर अपने साथी प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष खड़े होकर के जब शिक्षण कार्य करवा सकते हैं, तो अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। अब जब वास्तविक छात्रों के समक्ष जाते हैं, तो अपने मन में कोई हिचक या पाँव का डगमगाना या पसीना आना, ऐसी कोई भी हाव भाव की प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं। दोष, इस विधि के अंतर्गत एक समय में केवल एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करवाया जाता है, जबकि वास्तविक शिक्षण के समय में सभी कौशलों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इस विधि में प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापकों की भी आवश्यकता पड़ती है। समय और परिश्रम भी इसमें अधिक लगता है। अब प्रमुख कौशल पढ़ेंगे अपन, जैसे आपने पीछे जो लिखे हैं ना, प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, पुनरावृत्ति कौशल, वो सारी शामपट कौशल। प्रस्तावना क्या होती है? देखो, प्रस्तावना
कक्षा कक्ष में पढ़ाई जाने वाले प्रकरण या फिर बिंदु तक विद्यार्थियों को लाने के लिए शिक्षक के द्वारा जो कार्य करवाया जाता है उसे ही प्रस्तावना कौशल कहते हैं। आई बात समझ में? प्रस्तावना कौशल क्या होता है? कक्षा कक्ष में पढ़ाए जाने वाले प्रकरण या फिर जो बिंदु होता है उस तक विद्यार्थियों को लाने के लिए शिक्षक के द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है उसे ही क्या कहते हैं? प्रस्तावना कौशल। इस कौशल का प्रयोग करते समय निम्न बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। प्रस्तावना सदैव छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। प्रस्तावना ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होनी चाहिए। प्रस्तावना में न्यूनतम 4% अधिकतम 5% होने चाहिए। प्रस्तावना में हाँ ना सत्य असत्य वाले प्रश्नों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रस्तावना का पहला प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए एवं अन्य शेष प्रश्न है वो पूर्व प्रश्न के उत्तर पर आधारित होने चाहिए। प्रस्तावना प्रश्नों की भाषा सरल और संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रस्तावना में क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रस्तावना में सदैव प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी कभी चित्र चार्ट या मॉडल या फिर कहानी आदि के माध्यम से भी प्रस्तावना निकलवानी चाहिए। आई बात समझ में? आपने प्रस्तावना अगर निकलवाई है तो ये सातों के सातों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। प्रस्तावना सदैव छात्रों के पूर्व ज्ञान पर, मतलब हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। अब अपन दिल्ली से प्रश्न करेंगे, दिल्ली का प्रथम मुगल शासक कौन था, दिल्ली का प्रथम वो शासक कौन था, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के। तो इस प्रकार से अपन को अगर पढ़ाना है तो उस चैप्टर तक लाने के लिए, उस प्रकरण तक लाने के लिए अपन को छात्रों से वो जो प्रथम प्रश्न होता है उसके उत्तर पर आधारित अंतिम पर आगे के प्रश्न होने चाहिए। अधिकतम प्रश्न 4 या 5 होने चाहिए। सत्य असत्य वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रस्तावना हमेशा ये नहीं है कि मतलब प्रश्नोत्तर विधि से हो, कभी कभी क्या है, चित्र चार्ट या मॉडल कहानी आदि के माध्यम से भी अपन को प्रस्तावना निकलवानी चाहिए। आई बात समझ में? अगर अच्छी लगे तो आप 2 4 5 कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ हमें पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। प्रस्तावना कौशल को पाठ्य स्थापना कौशल तथा विन्यास प्रेरणा कौशल के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों शब्द अच्छे से याद रखना। प्रस्तावना कौशल को पाठ्य स्थापना कौशल तथा विन्यास प्रेरणा कौशल के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्बलन कौशल दूसरा कौन सा कौशल है? पुनर्बलन। पुनर्बलन कौशल का मतलब शाबाशी वगैरह देते हैं ना अपन, वो, या प्रबलन कौशल। ठीक है। कक्षा कक्ष में पाठ प्रस्तुति के दौरान शिक्षक को अनेक प्रकार के प्रश्न करने पड़ते हैं। यानी पाठ प्रस्तुत करता है तो शिक्षक को अनेक प्रकार के प्रश्न करने पड़ते हैं। जैसे प्रस्तावना कौशल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, विकासात्मक प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न है, बोध प्रश्न है, बहुत से प्रश्न पूछने पड़ते हैं। तो इन प्रश्नों का छात्रों के द्वारा सही या गलत उत्तर दिए जाने पर शिक्षक की जो प्रतिक्रिया की जाती है उसे ही पुनर्बलन कौशल के नाम से कहा जाता है। यानी शिक्षक क्या प्रतिक्रिया करता है, सही जवाब देता है शिक्षक क्या करता है, गलत जवाब देता है तो शिक्षक क्या करता है। पुनर्बलन कौशल दो भेद होते हैं, एक तो सकारात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन। अब देखिए सकारात्मक पुनर्बलन, छात्रों को प्रोत्साहित करने वाली प्रतिक्रियाएं सकारात्मक पुनर्बलन कहलाती हैं। इसके पुनः दो भेद होते हैं, यानी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी छात्र ने सही जवाब दिया है और शिक्षक उन्हें अगर प्रोत्साहित करना चाहता है तो उसके लिए शाबाश है, बहुत अच्छे, आपने बहुत सही बताया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, धन्यवाद है, तो वो मतलब सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। इसमें दो भेद होते हैं, एक तो मौखिक सकारात्मक जिसमें हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, आप सही कह रहे हो, शाबाश, धन्यवाद आदि शब्दों का प्रयोग करना मौखिक सकारात्मक पुनर्बलन माना जाता है, यानी उसको बोल करके कहना मौखिक। अब अमौखिक में देखिए क्या होता है। अमौखिक में छात्र की ओर देख करके मुस्कुराना, पीठ थपथपाना, छात्र के पास में जाकर खड़े हो जाना, उसके सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख देना आदि जो प्रतिक्रिया होती है वो अमौखिक अर्थात अमौखिक सकारात्मक पुनर्बलन कहलाते हैं। आई बात समझ में? अब देखें नकारात्मक में। नकारात्मक छात्रों को हतोत्साहित करने के लिए जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो नकारात्मक पुनर्बलन कहलाती हैं। इसके पुनः दो भेद होते हैं, एक तो मौखिक और एक अमौखिक। मौखिक में देखें नहीं, गलत, अब शब्द आप गलत बोल रहे हैं, आप कभी पास नहीं हो सकते आदि शब्दों का प्रयोग करना मौखिक नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो छात्र का मनोबल डाउन होगा, हतोत्साहित होगा छात्र। अब अमौखिक में देखिए, छात्र की तरफ देख करके आंख निकालना, थप्पड़ मारना, डंडे मारना, माथे पर बल पड़ना आदि प्रतिक्रियाएं अमौखिक नकारात्मक पुनर्बलन कहलाती है। पुनर्बलन कौशल के समय ध्यान रखी जाने वाली बातें। अब तो पुनर्बलन सकारात्मक नकारात्मक अच्छी तरीके से समझ में आया है आपको। अब देखिए इसके समय ध्यान रखी जाने वाली बातें। पुनर्बलन कौशल के समय ध्यान रखी जाने वाली सावधानियां हैं। शिक्षक को यथासंभव सकारात्मक पुनर्बलन का ही प्रयोग करना चाहिए, नकारात्मक पुनर्बलन के प्रयोग से बचना चाहिए। यानी हो सके तो सकारात्मक का करना चाहिए, नकारात्मक का नहीं करना चाहिए। सभी छात्रों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न की जटिलता के अनुसार शब्दों का चयन करना चाहिए। सदैव एक ही शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा पुनर्बलन का न तो अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए न ही अति न्यून प्रयोग करना चाहिए। यानी हिसाब का सही रखना चाहिए।
आई बात समझ में? अब देखो प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में क्या होता है कि पाठ प्रस्तुति के दौरान शिक्षक प्रस्तावना प्रश्न है, बोध प्रश्न है, पुनरावृत्ति प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न है आदि अनेक प्रकार के प्रश्न करने पड़ते हैं शिक्षक को। अतः इन प्रश्नों को बनाने की प्रक्रिया एवं कक्षा कक्ष में उसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रश्न कौशल कहलाती है। यानी प्रश्न का ढांचा कैसा हो। तो देखिए प्रश्न का ढांचा और प्रश्न करने की प्रक्रिया। किसी भी प्रश्न की रचना करते समय शिक्षक को निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित हो, यानी एक तो जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न करना चाहिए, फालतू के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कक्षा में। एक प्रश्न की भाषा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, यानी छात्र अगर छठी क्लास का है तो उसके छठी क्लास के अनुसार ही प्रश्न पूछना चाहिए, न कि उसको 12th क्लास के लेवल का प्रश्न पूछ लिया तो उसकी समझ में नहीं आएगा। प्रश्न व्याकरणिक दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। प्रश्नों का विश्लेषण द्विअर्थी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, यानी एक शब्द आए उसमें दो अर्थ निकले ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न छात्रों की चिंतन तर्क शक्ति को विकसित करने वाला होना चाहिए, यानी बच्चे सोचे प्रश्न के बारे में ऐसा प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। प्रश्नों में एक क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। ये बातें अपन को ध्यान रखनी चाहिए। प्रश्न करने की प्रक्रिया। कक्षा कक्ष में किसी भी प्रश्न को पढ़ते समय निम्न सावधानियां ये रखनी चाहिए। प्रश्न संपूर्ण कक्षा में एक साथ किया जाना चाहिए, अर्थात किसी भी एक छात्र को पहला खड़े करके व्यक्तिगत रूप से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। कई बार शिक्षक कक्षा में ऐसा ही करते हैं, छात्र को पहला खड़े कर लेते हैं और उसके बाद में उससे प्रश्न पूछते हैं, जबकि पूरी कक्षा को सबसे पहले पूरी कक्षा को प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न करते समय शिक्षक की आवाज़ इतनी तेज होनी चाहिए कि पीछे बैठे छात्र को भी आसानी से सुनाई दे सके। प्रश्न करते समय बोलने की गति भी उचित मात्रा में होनी चाहिए। कक्षा के सभी छात्रों के से प्रश्न किए जाने चाहिए, अर्थात केवल होशियार बालकों से ही बार बार प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न को उचित समय अंतराल के बाद में दोहराना चाहिए। जैसे कोई प्रश्न पूछा राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो उसको दोबारा दोहराना चाहिए कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, ताकि छात्र को समझ में आ जाए। प्रश्न का उत्तर देने के लिए छात्रों को उचित समय भी देना चाहिए। ये नहीं कि प्रश्न पूछ लिया खटाक से जवाब दे दिया। आई बात में खोजपूर्ण प्रश्न। खोजपूर्ण प्रश्न जब शिक्षक के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है तथा कक्षा का कोई भी बालक उसका सही उत्तर नहीं दे पाता है, तो छात्रों से ही सही उत्तर निकलवाने के लिए शिक्षक के द्वारा जो संकेत बिंदु दिए जाते हैं, अर्थात जो कार्य किया जाता है उसे ही खोजपूर्ण कौशल या पूरक कौशल कहा जाता है। इसमें भी मतलब जैसे पूछा कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, चौथी क्लास के बच्चों को ये प्रश्न पूछा। अब बच्चों को पता तो है राजस्थान की राजधानी जयपुर है, परंतु उनको जयपुर नाम याद नहीं आ रहा, तो उनसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, राजस्थान को गुलाबी नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। इस प्रकार से मतलब 4-5 तरीके से उस प्रश्न को घुमा के पूछने। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है राजस्थान में, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है। इस प्रकार से मतलब चारों तरफ से ये घुमा फिरा के उत्तर अपन को जयपुर निकलवाना उस छात्र से, तो उसे ही क्या कहते हैं अपन खोजपूर्ण प्रश्न कहा जाता है। तो इन प्रश्नों की भाषा है उसकी सरल होनी चाहिए। प्रश्न पूछने की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। मुख्य प्रश्न है उसका मूल भाव नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर पूछा, तो अब जयपुर उत्तर निकलवाना अपन को, तो राजस्थान को गुलाबी नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं, तो अब मूल भाव नष्ट नहीं हुआ। गुलाबी नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? जयपुर को ही जानते हैं। राजस्थान की राजधानी में कहाँ जयपुर है? जयगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो वो भी जयपुर में स्थित है। मतलब कहने का मतलब है चारों तरफ से 2-4 छोटी छोटी बातें पूछ लेनी चाहिए छात्र को, जिससे कि उसके बात समझ में आ जाए कि हाँ अपन को पूछना क्या चाह रहे हैं सर। फिर एक मतलब उसका जवाब अचानक से निकल के आएगा कि जयपुर, तो राजस्थान की राजधानी भी कहाँ है? जयपुर। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, उसे खोजपूर्ण कहते हैं। प्रश्न की भाषा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे 4th क्लास का है तो 4th क्लास के लेवल का ही प्रश्न पूछना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ही हार्ड पूछ लिया है ना, कि राजस्थान का परियों वाला देश, फरिश्ताओं की नगरी किसे कहा जाता है, ऐसा उसकी समझ में नहीं आएगा। राजस्थान प्रश्न का उत्तर निकलवाने के लिए उदाहरण या आहद प्रस्तुत करने चाहिए। जो भी उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं वो छात्रों की सामाजिक जीवन शैली से संबंधित भी होने चाहिए। शिक्षक का व्यवहार सदैव सकारात्मक होना चाहिए, यानी प्रश्न पूछते समय शिक्षक का व्यवहार सदैव सकारात्मक होना चाहिए। खोजपूर्ण प्रश्न के प्रमुख अंग उद्देश्य। एक तो अनुबोध। अनुबोध का मतलब होता है, देखिए किसी प्रश्न का उत्तर देते समय यदि कोई छात्र हिचकिचाता है अथवा अधूरा उत्तर देता है, तो उस छात्र को सही उत्तर निकलवाने के लिए प्रयास किया जाना ही अनुबोध कहलाता है। यानी कई बार अपना प्रश्न तो याद रहता है, वो अचेतन मन में रहता है, खटाक से चेतन मन में नहीं आ पाता, इसलिए अपन हिचकिचाते हैं, तो वो अचेतन मन में अटक जाता है वो प्रश्न। तो सही उत्तर निकलवाने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? अनुबोध। पुनः केंद्रण। किसी छात्र के द्वारा
किसी प्रश्न का सही सही उत्तर दिए जाने पर भी उसके आत्मविश्वास को जांचने के लिए शिक्षक वही प्रश्न दूसरे छात्रों से पुनः पूछ लेता है तो उसे क्या कहते हैं, पुनः केंद्रण कहते हैं। तो इसमें छात्र क्या होता है, थोड़ा सा घबरा जाता है कि नहीं सर मेरा उत्तर ये नहीं है। कई बार छात्र ऐसा करते हैं, अपन उससे प्रश्न पूछते हैं तो छात्र क्या होता है, तो उसका जवाब सही दे देता है, परंतु उसके आत्मविश्वास को जांचने के लिए वही प्रश्न अपन दूसरे से पूछ लेते हैं तो छात्र अपना उत्तर होता है वो भी बदल देता है। पुनः निर्देशन, किसी छात्र के द्वारा किसी प्रश्न का सही सही उत्तर दिए जाने पर भी शिक्षक कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करता और अन्य छात्रों से वही प्रश्न पुनः किया जाता है तो वह पुनः निर्देशन कहलाता है। शामपट लेखन, देखिए शामपट लेखन में यानी शामपट पर कार्य करते समय शिक्षक को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कक्षा कक्ष में शामपट शिक्षक की एक मित्र की भूमिका निभाता है। एक साधारण शिक्षक भी अगर शामपट का अच्छा प्रयोग करना जानता है तो वह एक सफल शिक्षक बन सकता है। अब शामपट कौशल के समय ध्यान रखी जाने वाली सावधानियां, शामपट को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां से छात्रों को स्पष्ट दिखाई दे। शामपट की ओर उचित प्रकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए। शामपट पर लिखते समय शिक्षक को स्वयं के हस्त संचालित की विपरीत दिशा में लगभग 35 डिग्री के कोण पर स्थित होना चाहिए। शामपट का उत्तरी भाग शीर्ष लेखन के लिए एवं शेष नीचे का भाग वो विषय वस्तु के लेखन के लिए, ऊपर का भाग होता है उसमें शीर्षक लिख देना चाहिए और नीचे के भाग पर विषय वस्तु। किसी चित्र चार्ट या प्रदर्शन करते समय आधा भाग प्रदर्शित करने के लिए मतलब विषय वस्तु के लिए लेखन के लिए रख लेना चाहिए और आधे भाग पर चित्र चार्ट या मॉडल लगा देना चाहिए। लिखते समय यही पंक्ति में यानी एक सीधी पंक्ति में आगे बढ़ते लिखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और कहीं पर भी छुप कर नहीं लिखना चाहिए, यानी पूरे आगे नहीं आना चाहिए। लिखते समय मुलायम चौक का प्रयोग करना चाहिए, चौक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। विशेष तथ्यों को दर्शाने के लिए रंगीन चौक का प्रयोग करना चाहिए, परंतु अत्यधिक रंगीन चौक के प्रयोग से भी बचना चाहिए। लिखे हुए अंश की अगर आवश्यकता नहीं होती है तो उसे तुरंत मिटा देना चाहिए। मिटाने के लिए डस्टर का प्रयोग सदैव ऊपर से नीचे की ओर करना चाहिए। ये ध्यान में रखना, डस्टर का प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन साइड से डस्टर का प्रयोग करते हैं ना तो देखिए ऐसे अपन साइड से करते हैं तो इधर शिक्षक खड़ा है, इस हाथ से वो करेगा तो उसके अंदर वो चौक है वो इसके अंदर आएगा वो कचरा। तो ऊपर से नीचे की ओर करेंगे तो कचरा नीचे चला जाएगा। आगे बात समझ में। व्याख्यान कौशल, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक चाहे किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा हो परंतु उसे कहीं ना कहीं व्याख्या का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है। इस कौशल की मुख्य बातें ये होती हैं ध्यान रखने वाली। व्याख्या करते समय शिक्षक की आवाज़ स्पष्ट होनी चाहिए। छात्रों के स्तर अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी व्याख्या करते समय यानी स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि बहुत हाई लैंग्वेज का प्रयोग करने लग जाए शिक्षक। व्याख्या करते समय प्रारंभिक कथन तथा अंतिम कथन का प्रयोग करना चाहिए। व्याख्या में स्थान स्थान पर व्याख्या संधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। व्याख्या में दिए जाने वाले उदाहरणों को छात्रों की सामाजिक जीवन शैली से जुड़े हुए होने चाहिए। अब होता है प्रदर्शन कौशल। तो देखिए प्रदर्शन कौशल में क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कुछ तथ्य ऐसे आ जाते हैं जिनको अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी सहायक सामग्री के प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ती है। उस प्रदर्शन को ही प्रदर्शन कौशल कहा जाता है। यानी विषय वस्तु का प्रदर्शन ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहां पर सभी छात्रों को स्पष्ट दिखाई दे, यानी जो श्यामपट होता है उसका आधा भाग, जैसे ये श्यामपट है अपने पास में, इसके आधे भाग पर इस चित्र चार्ट या मॉडल लगा देना चाहिए जिससे छात्रों को साफ दिखाई दे। विषय वस्तु का आकार छात्र के संस्थान के अनुपात में होना, छात्रों की संख्या के अनुपात में होना चाहिए, यानी छात्र होते हैं उनकी संख्या के अनुपात में उसका अनुपात होना चाहिए। विषय वस्तु छात्रों की पाठ्य विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। जैसे अपन मोहनजोदड़ो पढ़ा रहे हैं तो उसे स्नानागार का चित्र का अपन को प्रदर्शित करना है तो छोटा सा प्रदर्शित करना चाहिए, नहीं कि पूरा स्नानागार उठा के लिए तो कक्षा में नहीं आएगा। विषय वस्तु का निर्माण करते समय छात्रों के सहयोग भी लेना चाहिए, यानी छात्र को भी एक हाथ में आप पकड़ा के रख सकते हो जिसमें छात्रों का सहयोग अपन को मिल सके, इसमें रचनापद कुशलताओं का भी विकास हो सके। इस प्रकार से अपन ने सारी शिक्षण विधियां अच्छी तरीके से पढ़ ली हैं। आशा करता हूं कि आपको प्रत्येक शिक्षण विधि अच्छी से समझ में आई होगी। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं और अपने विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि क्या है कि अपने भी और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।